हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम फ्रेम और आई फ्रेम को कैसे हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम ये डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रेम और आई फ्रेम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आई फ्रेम को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आई फ्रेम पे हम स्विच कैसे करते हैं और आई फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायनेमिक आई फ्रेम्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके, हम ये भी समझेंगे। फिर आगे हम समझेंगे कि नेस्टेड आई फ्रेम्स क्या होते हैं और नेस्टेड आई फ्रेम को हम कैसे हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड में, हम ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेलेनियम वेब ड्राइवर में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है आई फ्रेम के हैंडलिंग के लिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन सारे मेथड्स को हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेम और आई फ्रेम क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रेम और आई फ्रेम होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रेम यूज करके हम वेब पेज को वेरियस फ्रेम्स या वेरियस विंडोज में डिवाइड कर सकते हैं और हर विंडो में हम एक सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं। एचटीएमएल में फ्रेम टैग यूज करके फ्रेम्स को क्रिएट किया जाता है और जितने भी फ्रेम्स हम क्रिएट करते हैं वेब पेज के अंदर, उन सारे फ्रेम्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेम सेट टैग के अंदर। सारे फ्रेम्स को फ्रेम सेट टैग के अंदर ही रखा जाता है। तो फ्रेम यूज करके हम वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट विंडोज में डिवाइड कर सकते हैं और हर विंडो में हम एक सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लोड करते हैं। तो ये तो था फ्रेम के बारे में। अब हम समझते हैं आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से कंटेंट को अपने वेब पेज में एम्बेड करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमें अगर यूट्यूब का वीडियो हमें अपने वेब पेज पे एम्बेड करना हो या फिर हमें गूगल मैप को अपने वेब पेज पे एम्बेड करना हो, अब ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिन्हें हमें अपने करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एम्बेड करना हो, तो हम आई फ्रेम यूज करेंगे। आई फ्रेम भी एचटीएमएल टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है। उसका टैग होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ये हम ऐसे आई फ्रेम लिखते हैं। तो आई फ्रेम हम तब यूज करते हैं जब हमें एम्बेड करना होता है कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हम आई फ्रेम यूज करके ये करते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। हमें अगर किसी एक्सटर्नल डेटा को, हमें एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को एम्बेड करना हो या हमें किसी दूसरे वेब पेज का एडवर्टीजमेंट अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एम्बेड करना हो, तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम फ्रेम का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक हमारा वेब पेज है और इस वेब पेज पे हमें 3 सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स लोड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वेब पेज को हम 3 सेपरेट फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमने एक पहला फ्रेम बना लिया, ये हमारा पहला फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है और ये तीसरा फ्रेम है। तो हमने इस वेब पेज को हमने 3 सेपरेट विंडोज में डिवाइड कर लिया और वेब पेज को सेपरेट विंडोज में डिवाइड करने के लिए हमने फ्रेम यूज किया। अब ये जो 3 सेपरेट फ्रेम्स हैं, 3 सेपरेट विंडोज हैं, इन 3 विंडोज में हम सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ये पहला फ्रेम है, इस पे हमने नेविगेशन के लिए रखा, हमने उसमें हमने नेविगेशन डॉट एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट हमने लोड कर दिया। दूसरा फ्रेम हमने मेन्यू के लिए रखा और यहाँ पे हमने मेन्यू का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हमने लोड कर दिया। तीसरा फ्रेम हमारा, मान लीजिए मेन पेज है हमारा, तो हमने यहाँ पे मेन डॉट एचटीएमएल हमने यहाँ पे लोड कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक वेब पेज को 3 सेपरेट विंडोज में डिवाइड किया फ्रेम यूज करके और तीनों विंडोज पे हमने डिफरेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को लोड किया। तो हम फ्रेम यूज करते हैं वेब पेज को अलग अलग विंडोज में अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड करने के लिए, जिससे कि हम अलग अलग फ्रेम्स पे अलग अलग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लोड कर सकें। तो ये तो था फ्रेम। अब हम समझते हैं आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने वेब पेज पे, जो वेब पेज हम बिल्ड कर रहे हैं, उस वेब पेज पे हमें किसी एक्सटर्नल डेटा को डिस्प्ले करना होता है, एक्सटर्नल कंटेंट को डिस्प्ले करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये एक वेब पेज है, ये हमारा मेन पेज है, ये हमारा वेब पेज है। अब हमें अगर इस वेब पेज पे हमें गूगल का मैप डिस्प्ले करना हो, इस वेब पेज पे हमें गूगल का मैप एम्बेड करना हो, गूगल मैप तो एक्सटर्नल कंटेंट है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम, क्योंकि गूगल का मैप एक्सटर्नल कंटेंट है, इसीलिए हम आई फ्रेम यूज करके गूगल के मैप को इस वेब पेज पे एम्बेड करेंगे। तो हम इस वेब पेज पे एक आई फ्रेम क्रिएट करेंगे।
आई फ्रेम हम यूज करते हैं, आई फ्रेम क्रिएट करते हैं HTML में हम आई फ्रेम टैग यूज करके। इस वेब पेज पे हम एक आई फ्रेम क्रिएट करेंगे और इस आई फ्रेम के अंदर हम गूगल का मैप एम्बेड करेंगे। तो जब भी हमें अगर कोई कंटेंट जो एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा हो और उस कंटेंट को हमें अपने वेब पेज पे एम्बेड करना है तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। अब यहाँ तो हमने गूगल मैप का एग्जांपल लिया, अगर हम चाहें तो कोई वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, या फिर हम कोई एडवर्टीजमेंट भी एम्बेड कर सकते हैं अपने पेज पे। तो कोई भी कंटेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज अगर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा हो तो उस कंटेंट को एम्बेड करने के लिए हम आई फ्रेम यूज करते हैं। अब सेलेनियम वेब ड्राइवर में जब भी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सेलेनियम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होता है वो इस वेब पेज को एक्सेस कर सकता है। इस वेब पेज पे जो भी एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, कमांड बटन्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस वेब पेज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। मगर आई फ्रेम के अंदर के अगर वेब एलिमेंट्स हैं तो सेलेनियम वेब ड्राइवर उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। आई फ्रेम के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के पहले हमें आई फ्रेम पे स्विच करना होता है। आई फ्रेम पे हमें स्विच करना होता है और स्विच करने के बाद ही हम आई फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि सेलेनियम वेब ड्राइवर का जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मेन वेब पेज पे रहता है और मेन वेब पेज के एलिमेंट्स को वो फाइंड कर सकता है, लोकेट कर सकता है। ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने से पहले, ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उस वेब एलिमेंट को फाइंड करना होता है और फाइंड करने के बाद ही हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन वेब पेज जो है हमारा, मेन जो HTML पेज है उसको तो सेलेनियम वेब ड्राइवर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मगर अगर फ्रेम के अंदर का जो भी वेब एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के पहले हमें उस फ्रेम पे स्विच करना होता है। सेलेनियम वेब ड्राइवर में कमांड्स अवेलेबल हैं फ्रेम पे स्विच करने के लिए, तो स्विच कमांड को यूज करके पहले हम फ्रेम पे स्विच करते हैं, उसके बाद ही हम उस फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि वेब पेज पे हम आई फ्रेम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक URL ओपन करते हैं। ये हमने एक URL ओपन किया। इस URL पे अगर हमें चेक करना हो, इस वेब पेज पे हमें चेक करना हो कि आई फ्रेम है या नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसका हम HTML कोड चेक करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि आई फ्रेम क्रिएट करने के लिए HTML में हम आई फ्रेम टैग यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसका HTML कोड चेक करेंगे। ये रहा इसका HTML कोड। अब हम इसमें फाइंड करेंगे Ctrl+F और यहाँ पे हम आई फ्रेम टैग फाइंड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आई फ्रेम ये सर्च रिजल्ट में आ गया, फाइंड रिजल्ट में आ गया। तो हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस आई फ्रेम को यूज करके जो भी एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया वेब पेज पे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये आई फ्रेम यहाँ पे लाइव BAC यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। तो इसका मतलब है कि इस वेब पेज पे आई फ्रेम यूज करके ये पूरा सेक्शन क्रिएट किया गया है। अब हमें अगर NSC की इस वैल्यू को हमें एक्सेस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस आई फ्रेम को भी एक्सेस करना होगा। इस आई फ्रेम के अंदर है ये NSC का ये टेक्स्ट, NSC की ये वैल्यू आई फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम इस आई फ्रेम पे स्विच करेंगे, फिर उसके बाद हम इस वेब एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब एक ये और URL है। इस URL पे हमें चेक करना हो कि आई फ्रेम है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे आई फ्रेम। तो ये देखिए ये हमारा आई फ्रेम यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ये हमारा फर्स्ट आई फ्रेम है और यहाँ पे सर्च में 3 आई फ्रेम्स आ रहे हैं। तो देखते हैं सेकंड आई फ्रेम किधर है। ये हमारा सेकंड आई फ्रेम है, सेकंड आई फ्रेम भी हाईलाइट हो गया। ये सेकंड आई फ्रेम है और ये थर्ड आई फ्रेम है। तो इस URL पे हमारे पास 3 आई फ्रेम्स हैं। फर्स्ट आई फ्रेम, सॉरी, फर्स्ट आई फ्रेम, सेकेंड आई फ्रेम एंड थर्ड आई फ्रेम, ये 3 आई फ्रेम्स हैं इस URL पे। तो इस तरीके से हम वेब पेज पे आइडेंटिफाई करते हैं कि आई फ्रेम है या नहीं है। या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि जब भी हम आई फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये
व्यू फ्रेम सोर्स, ये रीलोड फ्रेम, ये सारे ऑप्शंस आते हैं, तो ऐसे भी हमें पता चल जाता है कि इस वेब पेज पे फ्रेम है या नहीं है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेब पेज पे आई फ्रेम है या नहीं है। अब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसा करते हैं, इस रेडिफ मेल पे जो यहाँ पे ये वैल्यू है एनएससी की, हम इसको प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं और यूआरएल हम ये रेडिफ मेल का rediff.com ये यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज़ में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के सेशन के लिए हम जावा कोड राइट करने के लिए एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे src टेस्ट जावा फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो test.test1। हमने इस पैकेज पे राइट क्लिक किया एंड देन न्यू क्लास, और यहाँ हमें क्लास का नाम दे देते हैं। मैंने दे दिया है आई फ्रेम डेमो, और चूंकि हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर लेते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया आई फ्रेम डेमो के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। सबसे पहले हमें लॉन्च करना है ब्राउज़र, तो हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करते हैं। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए हमें दो स्टेटमेंट राइट करना है। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला की में हम राइट करेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। क्रोम ड्राइवर की EXE हमने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव की हुई है, तो मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर रही हूँ। तो क्रोम ड्राइवर डॉट EXE मैंने राइट क्लिक किया, हम प्रॉपर्टी पे गए और यहाँ से इसका लोकेशन हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ इसे हम एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। मैंने इसका कंप्लीट पाथ कॉपी किया है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लिया। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हम ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करेंगे। ब्राउज़र मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ब्राउज़र मैक्सिमाइज करने के बाद हमें URL ओपन करना है। URL ओपन करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ हमें URL का कंप्लीट पाथ एंटर करना है। तो URL का पाथ यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं। अब URL ओपन करने के बाद हमें क्या करना है? URL ओपन करने के बाद हमें NSE इंडेक्स, इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट कैसे करेंगे? हमें पहले इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना होगा। इस वेब एलिमेंट को हम फाइंड कैसे करेंगे? अब ये जो वेब एलिमेंट है, ये वेब एलिमेंट प्रेजेंट है इस फ्रेम के अंदर। ये वेब एलिमेंट इस आई फ्रेम के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या हम इस वेब एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? करके देखते हैं क्या होता है। तो हम इसे डायरेक्टली एक्सेस करते हैं अभी। तो इस वेब एलिमेंट को हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इसको हम पहले इसके लिए लोकेटिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, हम इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं इस वेब पेज पे। तो इसकी प्रॉपर्टी में हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी है NSE इंडेक्स। तो हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके इसे लोकेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने आईडी की वैल्यू हमने कॉपी कर ली, अब इसे अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो यहाँ फाइंड वेब एलिमेंट, उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड वेब एलिमेंट बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे हम आईडी की वैल्यू डबल कोट्स में एंटर कर देते हैं। अब वेब एलिमेंट को फाइंड करने के बाद हमें उसका टेक्स्ट फेच करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? गेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। गेट टेक्स्ट मेथड हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगी। उस स्ट्रिंग वैल्यू को हम सेव कर लेते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। गेट टेक्स्ट मेथड हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगी जिसमें NSE इंडेक्स की वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हमने NSE इंडेक्स
नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लिया। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए system.out.println, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, NSE इंडेक्स की वैल्यू। तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब हमने NSE इंडेक्स वेब एलिमेंट को हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस किया है, जबकि ये वेब एलिमेंट फ्रेम के अंदर है, आई फ्रेम के अंदर है। अभी इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। तो हमने क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लिया, ब्राउजर मैक्सिमाइज कर लिया, हमने URL ओपन कर लिया, हमने वेब एलिमेंट को फाइंड किया और हमने वेब एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के लिए हमने गेट टेक्स्ट मेथड यूज किया। फाइंड वेब एलिमेंट एंड प्रिंट वैल्यू। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। इसका आउटपुट चेक करते हैं। क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया, URL भी ओपन हो गया। अब देखते हैं आउटपुट क्या है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे एरर आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट अनेबल टू लोकेट है, NSE इंडेक्स। तो हमने ये जो NSE इंडेक्स ये वेब एलिमेंट को लोकेट किया है, ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इस स्टेटमेंट पे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि ये वेब एलिमेंट नहीं मिला। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ये वेब एलिमेंट लोकेट नहीं हो पाया। अब ये वेब एलिमेंट क्यों लोकेट नहीं हो पाया, क्योंकि ये वेब एलिमेंट प्रेजेंट है आई फ्रेम के अंदर। आई फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को एक्सेस करने से पहले हमें उस आई फ्रेम पे स्विच करना होता है। स्विच करने के बाद ही हम आई फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब आई फ्रेम पे हम स्विच कैसे करेंगे ये समझते हैं। आई फ्रेम पे स्विच करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हाउ टू स्विच टू आई फ्रेम। पहला तरीका है बाय ID और बाय नेम। दूसरा तरीका है बाय वेब एलिमेंट। और तीसरा तरीका है बाय इंडेक्स। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके को यूज करके हम, किसी भी एक मेथड को यूज करके हम आई फ्रेम पे स्विच हो सकते हैं। अब इन तीनों तरीके को हम एक एक करके समझते हैं। आई फ्रेम पे स्विच करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है, स्टेटमेंट है हमारा ड्राइवर। ड्राइवर जो है ये है वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट स्विच टू ये मेथड है फ्रेम। और यहाँ पे हम जो भी मेथड यूज करेंगे, अगर हम बाय ID यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ID देंगे, अगर हम बाय नेम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नेम देंगे, अगर हम बाय वेब एलिमेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वेब एलिमेंट पास करेंगे, और अगर हम बाय इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्रेम का, आई फ्रेम का यहाँ पे इंडेक्स देंगे। तो सिंटेक्स हमारा यही रहने वाला है। ये जो फ्रेम है इसके 3 ओवरलोड्स हैं, बाय ID और बाय नेम, बाय वेब एलिमेंट और बाय इंडेक्स। ये 3 ओवरलोड्स हैं इस मेथड के। अब इन तीनों ओवरलोड्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम वापस एक्लिप्स ID में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमारे पास हमारे कोड ने एक्सेप्शन थ्रो किया था, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि NSE इंडेक्स यहाँ पे हमें फाइंड नहीं हुआ। तो फाइंड करने के पहले हमें उस फ्रेम पे स्विच करना है। किस फ्रेम पे स्विच करना है, हमें इस फ्रेम पे स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए हम स्विच टू फ्रेम मेथड यूज करेंगे। तो फ्रेम मेथड के 3 ओवरलोड्स हैं, बाय ID, बाय नेम, बाय इंडेक्स एंड बाय वेब एलिमेंट। तो हम यहाँ पे बाय ID यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई फ्रेम का ID गिवन है। ये जो फ्रेम है इसका हमारे पास ID गिवन है, तो यहाँ पे बाय ID मेथड यूज करके फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। तो ID हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कोड में चलते हैं, और फाइंड करने से पहले हमें स्विच करना है फ्रेम पे। स्विच टू आई फ्रेम, मनी आई फ्रेम पे हमें स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल, फिर डॉट स्विच टू मेथड के बाद हमें कॉल करना है फ्रेम। अब ये फ्रेम के 3 ओवरलोड्स हैं, इंडेक्स, नेम और ID, और तीसरा है वेब एलिमेंट। तो अभी हम
आईडी में आईडी यूज कर रहे हैं, आई फ्रेम का आईडी यूज कर रहे हैं, तो हम ये वाला ओवरलोड यूज करेंगे, फ्रेम स्ट्रिंग नेम और आईडी। और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे। ये हमने अभी आईडी कॉपी किया था, ये हमने आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो वेब एलिमेंट को एक्सेस करने से पहले, फाइंड करने से पहले, चूंकि ये वेब एलिमेंट एनएससी इंडेक्स, ये जो वेब एलिमेंट है ये प्रेजेंट है मनी आई फ्रेम के अंदर, तो पहले हमने इस आई फ्रेम पे स्विच किया, उसके बाद हमने इस वेब एलिमेंट को फाइंड किया। तो जो भी वेब एलिमेंट्स फ्रेम के अंदर होते हैं, हमें पहले उस फ्रेम पे स्विच करना होता है, उसके बाद ही हम उसके अंदर के वेब एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हमें ये कोड्स में राइट करना है आईडी को, तो हमने इसे डबल कोट्स में राइट कर दिया। अब इसे हम राइट क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउजर ओपन हो गया, वेब पेज भी ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया। अब हम देखते हैं कोड का आउटपुट क्या हुआ। हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो हम चलते हैं आईडी में, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, एनएससी की वैल्यू ये प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। पहले हम स्विच करते हैं, फिर उसके बाद उस वेब एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं जो वेब एलिमेंट फ्रेम के अंदर है। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम एक डिफरेंट यूआरएल यूज करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये वाला यूआरएल यूज करते हैं सेकेंड एग्जांपल के लिए। इस वेब पेज पे हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं। ये है फर्स्ट फ्रेम, ये है फर्स्ट फ्रेम, और ये है सेकेंड फ्रेम, और ये है थर्ड फ्रेम। तो अगर वेब पेज पे मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं तो फ्रेम की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो वेब पेज पे जो भी फ्रेम्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है ये 0th इंडेक्स पे है। जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है वो 0th इंडेक्स पे है। ये है हमारा फर्स्ट फ्रेम, सॉरी, ये है हमारा फर्स्ट फ्रेम, ये है 0th इंडेक्स पे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे ये जो वेब एलिमेंट है org.openqa.selenium, हमें इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, और इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्राउजर ओपन करने के बाद यूआरएल ओपन करेंगे, यूआरएल ओपन करने के बाद हम इस फ्रेम पे स्विच करेंगे, इस फ्रेम पे स्विच करेंगे, क्योंकि ये जो वेब एलिमेंट है ये आई फ्रेम के अंदर है, और आई फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें फ्रेम पे स्विच करना होता है, उसके बाद ही हम उन वेब एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें इस फ्रेम पे स्विच करना है। तो इस फ्रेम पे स्विच करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। या तो हम आईडी यूज कर सकते हैं इस फ्रेम का, या तो हम आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर हम नेम यूज कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेम को एज अ वेब एलिमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेम का इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकल के लिए हम ऐसा करते हैं, हम इस फ्रेम का इंडेक्स यूज करके इस फ्रेम पे स्विच करेंगे, उसके बाद हम इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम इस वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, इसकी एचटीएमएल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो ये एक लिंक टेक्स्ट है, ये एंकर टैग से स्टार्ट हो रहा है। एचटीएमएल कोड में लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। ये है एंगुलर ब्रैकेट के बाद ये है एंकर टैग। और जो भी लिंक टेक्स्ट होते हैं एचटीएमएल पेज पे, उनको लोकेट करने के लिए हम बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो इसका लिंक टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, और openqa.selenium। लिंक का जो टेक्स्ट वेब पेज पे दिख रहा होता है, जो विजिबल होता है, वो उसका लिंक टेक्स्ट होता है। तो इस लिंक टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया, इसे हम अपने कोड में यूज करेंगे। तो हम चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, और हम इन ऑपरेशंस के लिए ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया हमने पैकेज पे, न्यू क्लास, यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं आई फ्रेम डेमो 2, और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हमने इसको चेक कर लिया एंड फिनिश। अब फर्स्ट एग्जांपल से हम कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने का कोड, ब्राउजर मैक्सिमाइज करने का कोड, और यूआरएल ओपन करने का कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसे हम अपने सेकेंड एग्जांपल में पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें यूआरएल चेंज करना है, क्योंकि हमारा यूआरएल डिफरेंट है, हम डिफरेंट यूआरएल यूज कर रहे हैं। तो ये यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इस यूआरएल को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यूआरएल पेस्ट करने के बाद हमें फ्रेम पे स्विच करना है। फ्रेम पे स्विच करने के लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे, स्विच टू फर्स्ट फ्रेम। तो उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम का हमें, अब फ्रेम के यहाँ पे 3 ओवरलोड्स है, तो हमें चूंकि इंडेक्स यूज करना है, तो हम ये वाला फर्स्ट ओवरलोड, ये इंट इंडेक्स वाला ओवरलोड हम यूज कर रहे हैं। इसमें हम फ्रेम का इंडेक्स पास करेंगे। फर्स्ट फ्रेम का इंडेक्स हो गया 0, तो वो हमने यहाँ पे पास कर लिया, हमने फर्स्ट फ्रेम पे स्विच कर लिया।
अब फर्स्ट फ्रेम पे स्विच करने के बाद हमें वेब एलिमेंट को लोकेट करना है। कौन से वेब एलिमेंट को लोकेट करना है? हमें इस वेब एलिमेंट को लोकेट करना है, क्योंकि हमें इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। अब ये है एक लिंक टेक्स्ट, तो हम इसका लिंक टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और हम बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। स्टेटमेंट हो गया ड्राइवर डॉट फाइंड वेब एलिमेंट लोकेटिंग स्ट्रेटजी बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिंक टेक्स्ट पास कर देते हैं। और वेब एलिमेंट को फाइंड करने के बाद, अब इस स्टेटमेंट से तो वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, उसके बाद वेब एलिमेंट फाइंड करने के बाद हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक एक्शन के लिए क्लिक मेथड कॉल कर लिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब जब हम इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पे सेकेंड फ्रेम में ये कंटेंट आना चाहिए। जब हम इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे तो सेकेंड फ्रेम का ये कंटेंट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं अभी जो हमने ऑटोमेशन कोड राइट किया है उसका रिजल्ट क्या आता है। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, यूआरएल ओपन हो रहा है और ये देखिए फर्स्ट फ्रेम पे हमने इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म किया तो सेकेंड फ्रेम में ये सारा इसका कंटेंट आ गया और यही आउटपुट हमें चाहिए था, यही आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम बाय इंडेक्स यूज करके भी फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं और वेब एलिमेंट्स को फ्रेम के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इस 0th फ्रेम को हम बाय नेम यूज करके भी उसका नेम यूज करके नेम एट्रीब्यूट को यूज करके भी हम स्विच कर सकते थे। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। जो 0th फ्रेम है उसको हम एक्सेस करेंगे बाय नेम यूज करके। अभी तो हमने इंडेक्स यूज किया था, अभी हम बाय नेम यूज करते हैं। तो इसका नेम यहाँ पे गिवन है, 0th फ्रेम का नेम गिवन है पैकेज लिस्ट फ्रेम। तो हम इस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने कोड में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेम के इंडेक्स की जगह यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं और नेम को हम डबल कोट्स में राइट करेंगे। अब हम इसे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट सेम ही रहेगा। ये देखिए इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ और यहाँ पे सेकेंड फ्रेम में org.open.selenium के डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से हम बाय नेम भी यूज कर सकते हैं और हम बाय वेब एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। वेब एलिमेंट को यूज करके भी हम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अब हम वेब एलिमेंट यूज करते हैं। वेब एलिमेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस फ्रेम को पहले लोकेट करना होगा। तो इस वेब एलिमेंट को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? हम बाय नेम यूज करके ही लोकेट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसे बाय नेम यूज करके हम वेब एलिमेंट को पहले लोकेट कर लेते हैं। तो अब हम आई फ्रेम को हम पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करके हम उसे वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेंगे। वेब एलिमेंट आई फ्रेम एलिमेंट इक्वल्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट नेम ले लेते हैं और ये इसका है नाम। हम इस नेम को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। डबल कोट्स में हमने डाल दिया बाय डॉट नेम। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये स्टेटमेंट एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा जो हम आई फ्रेम वेब एलिमेंट में सेव कर लेंगे और अब हम इस वेब एलिमेंट को यूज करेंगे फ्रेम पे स्विच करने के लिए। अभी हम यहाँ पे वेब एलिमेंट को यूज कर रहे हैं फ्रेम पे स्विच करने के लिए। इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। वेब एलिमेंट का पैकेज ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट फ्रेम पे स्विच करेंगे वेब एलिमेंट यूज करके। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके हमने उसको लोकेट कर लिया, फाइंड कर लिया और उसको हमने आई फ्रेम वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया और इस वेब एलिमेंट पे हमने स्विच कर लिया स्विच टू फ्रेम मेथड यूज करके। अब राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, यूआरएल ओपन हो गया और ये देखिए वेब एलिमेंट यूज करके भी हमने सेम एक्शन परफॉर्म किया। org.openqa.selenium इस लिंक पे हमने क्लिक किया और सेकेंड फ्रेम में इसके डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, आईडी भी यूज कर सकते हैं, नेम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं आई फ्रेम का, और हम उसको एज ए वेब एलिमेंट यूज करके भी हम स्विच कर सकते हैं आई फ्रेम पे।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी तो हमने फर्स्ट फ्रेम के इस लिंक पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अब फर्स्ट फ्रेम के इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, हमें सेकेंड फ्रेम के इस अलर्ट वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। पहले हमें फर्स्ट फ्रेम के इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, उसके बाद हमें सेकेंड फ्रेम के इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो एक बार हम इस वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और ये भी एक लिंक टेक्स्ट है, तो हम बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम इसको लोकेट कर सकते हैं। इसका लिंक टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है अलर्ट। तो क्या अब हम अभी हमारा जो ड्राइवर है, वेब ड्राइवर है, वो है फर्स्ट फ्रेम पे और हमें एक्सेस करना है सेकेंड फ्रेम का वेब एलिमेंट। तो हम क्या डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, करके देखते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं अलर्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे क्लिक मेथड कॉल कर लेते हैं। फाइंड वेब एलिमेंट अलर्ट लिंक टेक्स्ट ऑफ सेकेंड फ्रेम। ठीक है, अभी हमने पहले फर्स्ट फ्रेम पे स्विच किया, फिर उसके वेब एलिमेंट पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया फर्स्ट फ्रेम के, और फिर हम सेकेंड फ्रेम के वेब एलिमेंट पे लिंक क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यूआरएल ओपन हो गया, फर्स्ट फ्रेम के वेब एलिमेंट पे तो क्लिक एक्शन परफॉर्म हो गया, मगर सेकेंड फ्रेम के वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड फ्रेम के वेब एलिमेंट पे अगर हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारा ये आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए जो नहीं आया। तो देखते हैं क्या एरर आया। एरर आया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फाइंड वेब एलिमेंट को ये वेब एलिमेंट नहीं मिल पाया, ये एलिमेंट नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्रेम पे स्विच किया था और वो फर्स्ट फ्रेम में ही चेक कर रहा है इस वेब एलिमेंट को। सेकेंड फ्रेम के वेब एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें वापस सेकेंड फ्रेम पे स्विच करना है। अब सेकेंड फ्रेम पे स्विच कैसे करेंगे, क्या हम डायरेक्टली सेकेंड फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं, क्या हम डायरेक्टली सेकेंड फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं, करके देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। स्विच टू सेकेंड फ्रेम, और सेकेंड फ्रेम का इंडेक्स पास कर देते हैं। सेकेंड फ्रेम का इंडेक्स होगा 1। अब देखते हैं क्या होता है, क्या हम डायरेक्टली फर्स्ट फ्रेम से सेकेंड फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। फर्स्ट फ्रेम के इस लिंक पे तो क्लिक एक्शन हुआ, उसका डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, मगर सेकेंड फ्रेम के इस लिंक पे क्लिक एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक एक्शन करेंगे तो उसका डिटेल थर्ड फ्रेम में यहाँ पे ये ऐसे डिस्प्ले होगा, तो इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाया। इसका मतलब कुछ अभी फिर से एरर आया। तो देखते हैं क्या हुआ, एरर क्यों आया। फिर से वही सेम एरर, नो सच फ्रेम एक्सेप्शन, फ्रेम ही नहीं मिल पाया। जब हमने फ्रेम को स्विच किया तो ये फ्रेम नहीं मिल पाया। क्यों फ्रेम नहीं मिल पाया, क्योंकि हम फर्स्ट फ्रेम से डायरेक्टली सेकंड फ्रेम पे स्विच नहीं कर सकते, हमें वापस मेन फ्रेम पे स्विच करना होगा, उसके बाद ही हम किसी दूसरे फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेम से डायरेक्टली हम दूसरे फ्रेम पे स्विच नहीं कर सकते, वापस हमें मेन पेज पे स्विच करना होगा, उसके बाद ही हम किसी दूसरे फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे स्विच किया, फर्स्ट फ्रेम के वेब एलिमेंट पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अब सेकेंड फ्रेम पे स्विच करने से पहले हमें वापस मेन फ्रेम पे स्विच करना है, और मेन फ्रेम पे स्विच करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा, स्विच टू, कमेंट लिख लेते हैं, स्विच टू मेन पेज। अब मेन पेज पे स्विच करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। ये डिफॉल्ट कंटेंट मेथड यूज करके हम वापस मेन पेज पे हम स्विच कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट से हम वापस मेन पेज पे हम स्विच कर सकते हैं।
मेन पेज पे स्विच करने के लिए हम डिफॉल्ट कंटेंट मेथड यूज करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम पे स्विच करने के बाद उसके वेब एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद वापस हमने मेन पेज पे स्विच किया। मेन पेज पे स्विच करने के बाद हमने फिर नेक्स्ट हमने सेकेंड फ्रेम पे स्विच किया और उसके वेब एलिमेंट को हमने एक्सेस किया। अलर्ट वेब एलिमेंट पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अब इसे राइट क्लिक करके हम रन एज जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यूआरएल ओपन हो गया और ये देखिए सक्सेसफुली हमने अलर्ट इस लिंक टेक्स्ट पे क्लिक किया और उसका डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हमें अगर ये पता करना हो कि इस वेब पेज पे टोटल कितने फ्रेम्स हैं तो हम वो कैसे पता करेंगे। अब ये तो हम जानते ही हैं कि HTML में आई फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए आई फ्रेम टैग ये यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस वेब पेज पे टोटल ऐसे कितने वेब एलिमेंट्स हैं जिनको आई फ्रेम टैग यूज़ करके क्रिएट किया गया, अगर हमें ये पता लग जाए, उसकी हमें लिस्ट मिल जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने आई फ्रेम्स हैं इस वेब पेज पे। तो हम बाय टैग नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करके हम ये इस वेब पेज पे जितने भी आई फ्रेम्स हैं उसकी लिस्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी लिस्ट हम निकाल सकते हैं। और जब उस लिस्ट का हमें अगर साइज मिल जाए कि उस लिस्ट में कितने वेब एलिमेंट्स हैं आई फ्रेम के, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने आई फ्रेम्स हैं वेब पेज पे। आइए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता करना है टोटल कितने आई फ्रेम्स हैं इस वेब पेज पे और उसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। फाइंड एंड प्रिंट total iframes on web page। तो अभी जो हमारा ड्राइवर है वो है सेकेंड फ्रेम पे। अभी जो हमारा ड्राइवर है ये है सेकेंड फ्रेम पे और हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ आई फ्रेम्स मेन पेज का। टोटल नंबर ऑफ आई फ्रेम्स हमें मेन पेज का काउंट करना है, मगर हमारा ड्राइवर है सेकेंड पेज पे क्योंकि अभी हमने स्विच किया है, स्विच टू सेकेंड फ्रेम। तो हमारा ड्राइवर है वो है सेकेंड फ्रेम में, पेज नहीं सॉरी सेकेंड फ्रेम में। तो हमें इसको वापस मेन पेज पे लेके जाना है। तो मेन पेज पे लेके जाने के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होता है, स्विच टू मेन पेज के लिए हम स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट ये मेथड यूज करेंगे। तो पहले हम ड्राइवर को मेन पेज पे लेके जाएंगे, डिफॉल्ट पेज पे लेके जाएंगे, डिफॉल्ट कंटेंट पे लेके जाएंगे। अब डिफॉल्ट कंटेंट पे लेके जाने के बाद हम इस मेन पेज के फ्रेम्स को हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या स्टेटमेंट राइट करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें यूज करना है क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देता है और फाइंड एलिमेंट मेथड हमें सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। और वेब पेज पे हमारे पास मोर देन वन आई फ्रेम हो सकते हैं एज अ वेब एलिमेंट, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमारे मोर देन वन वेब एलिमेंट होंगे तो हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट चाहिए। तो हमने फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज किया और यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे हम बाय डॉट टैग नेम, और टैग नेम हमारा है आई फ्रेम क्योंकि आई फ्रेम टैग को यूज करके ही HTML में हम आई फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हमें काउंट करना है। अभी इतने स्टेटमेंट से तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी आई फ्रेम्स की, जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं आई फ्रेम वो उन सारी लिस्ट मिल जाएगी इस स्टेटमेंट से। अब हमें उस लिस्ट में हमें काउंट करना है कि कितने वेब एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस लिस्ट में। तो उसके लिए हम साइज मेथड यूज करेंगे। साइज मेथड हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करेगा कि उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और हम इस साइज को हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये साइज हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम सेव कर लेते हैं, इंट नंबर ऑफ आई फ्रेम्स, और हम इस आई फ्रेम को हम प्रिंट कर लेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट में। अभी कोड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम साथ में एक मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ आई फ्रेम्स। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ये देखिए नंबर ऑफ आई फ्रेम्स यहाँ पे 3 आ गया। हमारे वेब पेज पे 3 ही फ्रेम्स थे और यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया 3। अगर हमने ये स्विच टू मेन पेज नहीं किया होता तो क्या आउटपुट आता है इस कोड का, करके देखें। इसे कमेंट कर देते हैं, एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आता है। राइट क्लिक,
रन एज जावा एप्लीकेशन। कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आया 0, मतलब कोई फ्रेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो है सेकेंड फ्रेम पे, और सेकेंड फ्रेम में कोई भी फ्रेम नहीं है। सेकेंड फ्रेम के अंदर, ये हमारा सेकेंड फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर कोई भी फ्रेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में 0 आया है। जो हमारे फ्रेम्स हैं वो है मेन पेज के अंदर, इसलिए जब हम स्विच करेंगे मेन पेज पे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हमने ये कोड एनेबल कर दिया, अनकमेंट कर दिया, तो अब हमारा, सॉरी ये इसको हमें कमेंट करना, ये कमेंट है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 3 रिजल्ट आएगा, नंबर ऑफ आई फ्रेम्स 3 आएगा, क्योंकि मेन पेज पे है 3 आई फ्रेम्स। सेकेंड फ्रेम पे कोई भी आई फ्रेम नहीं है, सेकेंड फ्रेम में कोई भी आई फ्रेम नहीं है, मेन पेज पे ही आई फ्रेम्स हैं। तो ये देखिए 3 आ गया। इसीलिए हम जब भी किसी भी फ्रेम पे स्विच करेंगे तो हमें वापस अगर हमें दूसरे फ्रेम के एलिमेंट को एक्सेस करना है, या फिर हमें अगर मेन पेज के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हमें वापस स्विच करना होगा डिफ़ॉल्ट कंटेंट पे, या फिर हमें स्विच करना होगा पेरेंट फ्रेम पे। अगर हमें पेरेंट फ्रेम के को एक्सेस करना है तो हमें पेरेंट फ्रेम पे स्विच करना होगा, और अगर हमें मेन पेज पे स्विच करना है तो हमें डिफ़ॉल्ट कंटेंट मेथड यूज़ करके हमें मेन पेज पे स्विच करना होगा। अब हम ये समझते हैं कि नेस्टेड आई फ्रेम क्या होता है, और सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम नेस्टेड आई फ्रेम्स पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ये वेब पेज है, ये एक वेब पेज है। इस वेब पेज का ये है मेन पेज, जिसे हम डिफॉल्ट कंटेंट भी कहते हैं। ये है मेन पेज, जिसे हम डिफॉल्ट कंटेंट भी कहते हैं। अब इस मेन पेज के अंदर हमारे पास एक आई फ्रेम है। ये एक आई फ्रेम है, इसका हम नाम दे देते हैं आई फ्रेम 1। इस आई फ्रेम 1 के अंदर एक और आई फ्रेम है, इसका हम नाम दे देते हैं, इसे हम चाइल्ड फ्रेम कहेंगे। इसका नाम दे देते हैं चाइल्ड आई फ्रेम। तो अब ये जो आई फ्रेम 1 है ये बन गया पेरेंट आई फ्रेम, ये हो गया पेरेंट आई फ्रेम, और ये जो सी आई फ्रेम है चाइल्ड आई फ्रेम, ये हो गया चाइल्ड आई फ्रेम, ये हो गया चाइल्ड आई फ्रेम। तो जो चाइल्ड आई फ्रेम है इसे हम कहेंगे इनर आई फ्रेम, इनर आई फ्रेम। और ये जो पेरेंट आई फ्रेम है इसे हम कहेंगे आउटर आई फ्रेम। अब अगर इनर आई फ्रेम, जो चाइल्ड आई फ्रेम है, इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, तो अब हम वो कैसे करेंगे? अब हमें ये वाला जो इनर आई फ्रेम है, जो चाइल्ड आई फ्रेम है, इस आई फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे? इसको करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक यूआरएल ओपन करते हैं। नेस्टेड आई फ्रेम को समझने के लिए हम एक यूआरएल ओपन करते हैं। इस यूआरएल में हमारे पास ये एक फ्रेम है, ये आउटर फ्रेम है जहाँ पे टॉपिक ये वेब एलिमेंट है, और इस आउटर फ्रेम के अंदर ये एक इनर फ्रेम है जिसमें एक ये चेक बॉक्स अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है? हमें इस चेक बॉक्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। इस चेक बॉक्स पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, और इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें इस आउटर फ्रेम में जो ये इनपुट बॉक्स है, हमें इस इनपुट बॉक्स में हमें एक टेक्स्ट एंटर करना है, और इन सब के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो अब वो कैसे करेंगे हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चेकबॉक्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। और इस पे हम चेक करते हैं कि इस पे कितने फ्रेम्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फ्रेम है वो है फ्रेम 1, जो हमारा आउटर फ्रेम है, जिसमें आईडी गिवन है हमारे पास फ्रेम 1। और इस आउटर फ्रेम के अंदर जो फ्रेम 1 है ये तो है आउटर फ्रेम, और इस आउटर फ्रेम के अंदर एक फ्रेम है फ्रेम 3, और इस फ्रेम 3 के अंदर हमारे पास ये एक इनर फ्रेम चेक बॉक्स है जिस पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जो फ्रेम 3 है ये हो गया चाइल्ड फ्रेम, और ये जो फ्रेम 1 है ये हो गया पेरेंट फ्रेम। तो फ्रेम 3 का पेरेंट फ्रेम है फ्रेम 1,
और फ्रेम 1 का चाइल्ड फ्रेम है फ्रेम 3। तो हमें फ्रेम 3 को एक्सेस करने के लिए पहले हमें स्विच करना पड़ेगा फ्रेम 1 पे, फिर फ्रेम 1 से हम स्विच करेंगे फ्रेम 3 पे, क्योंकि फ्रेम 3 चाइल्ड फ्रेम है फ्रेम 1 का। तो पहले हम फ्रेम 1 पे स्विच करेंगे, फ्रेम 1 पे स्विच करने के बाद हम फ्रेम 3 पे स्विच करेंगे, फिर फ्रेम 3 पे स्विच करने के बाद ही हम इस फ्रेम 3 जो इनर फ्रेम है, जो चाइल्ड फ्रेम है फ्रेम 1 का, उसके वेब एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो चेकबॉक्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले हमें स्विच करना है फ्रेम 1 पे, फिर फ्रेम 3 पे, चाइल्ड फ्रेम पे, और फिर हम इस चेकबॉक्स को फाइंड करेंगे और इस पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें फ्रेम 1 के इस इनपुट बॉक्स में हमें टेक्स्ट एंटर करना है, और इन सब के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड फ्रेम। फ्रेम 1 के अंदर एक और फ्रेम है फ्रेम 3। तो इस तरीके के फ्रेम के अरेंजमेंट को हम नेस्टेड फ्रेम कहते हैं, फ्रेम इनसाइड फ्रेम। तो आइए इन ऑपरेशंस के लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। तो नेस्टेड आई फ्रेम के प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमने डेमो टेस्ट 1 पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास का नाम दे देते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं नेस्टेड आई फ्रेम डेमो, और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देते हैं एंड फिनिश। और यहाँ से हम प्रीवियस एग्जाम्पल से कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं। ब्राउज़र लॉन्च करने का कोड, ब्राउज़र मैक्सिमाइज एंड यूआरएल ओपन करने का कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसे हम नेस्टेड फ्रेम डेमो क्लास में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से हम यूआरएल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिस यूआरएल डाल देते हैं। यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यूआरएल हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हमने ब्राउज़र लॉन्च कर लिया, ब्राउज़र मैक्सिमाइज कर लिया, और हमने यूआरएल ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें पेरेंट फ्रेम पे स्विच करना है, और हमारा पेरेंट फ्रेम है। पेरेंट फ्रेम को हम कैसे स्विच करेंगे, हम पेरेंट फ्रेम के साथ आईडी एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, तो हम यहाँ से आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आईडी यूज़ कर लेते हैं। आईडी की वैल्यू है फ्रेम 1। तो यहाँ हमें पेरेंट फ्रेम पे स्विच करना है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और यहाँ पे हम आईडी यूज़ करेंगे। आईडी है फ्रेम 1, सॉरी, आईडी है फ्रेम 1। पेरेंट फ्रेम पे स्विच करने के बाद हमें इनर फ्रेम पे स्विच करना है। ये तो हमारा पेरेंट फ्रेम है, पेरेंट फ्रेम या आउटर फ्रेम भी इसे हम कह सकते हैं। अब हमें स्विच करना है इनर फ्रेम पे। इनर फ्रेम को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इनर फ्रेम के साथ देखते हैं। इनर फ्रेम के साथ हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, और आईडी है फ्रेम 3। तो हम आईडी एट्रीब्यूट यूज करके फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। तो आउटर फ्रेम पे स्विच करने के बाद इस कोड को हम कॉपी करके हम इनर फ्रेम पे स्विच करते हैं। इनर फ्रेम का आईडी है 3, और ये है चाइल्ड फ्रेम, जिसे हम इनर फ्रेम भी कहते हैं। अब इनर फ्रेम में स्विच करने के बाद हमें इस चेकबॉक्स को एक्सेस करना है। इस चेकबॉक्स को अब हम इंस्पेक्ट करते हैं। राइट क्लिक किया चेकबॉक्स पे हमने, और इसको इंस्पेक्ट किया। इस पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो चेकबॉक्स के साथ आईडी एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, तो इसकी आईडी की वैल्यू है ए। तो हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज करके चेकबॉक्स को लोकेट कर सकते हैं। तो इस चेकबॉक्स को फाइंड करके इस पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेम 3 के अंदर हमें फाइंड एलिमेंट करना है। फाइंड वेब एलिमेंट चेकबॉक्स, इसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और आईडी की वैल्यू गिवन है ए। वेब एलिमेंट फाइंड करने के बाद हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दिया। अब हम एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमने कोड पे राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन,
ब्राउज़र लॉन्च हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया और चेकबॉक्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें फ्रेम 1 में जो आउटर फ्रेम है उसके इस इनपुट बॉक्स पे हमें कुछ टेक्स्ट एंटर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पेरेंट फ्रेम पे स्विच करेंगे क्योंकि अभी जो हमारा ड्राइवर है वो है इनर फ्रेम पे, चाइल्ड फ्रेम पे। तो हम सिर्फ चाइल्ड फ्रेम के चाइल्ड फ्रेम के ही वेब एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, मगर अब हमें आउटर फ्रेम को, पेरेंट फ्रेम के वेब एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो हम पेरेंट फ्रेम पे पहले स्विच करेंगे। पेरेंट फ्रेम पे स्विच करने के लिए हमारा स्टेटमेंट है, तो पेरेंट फ्रेम पे स्विच करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट स्विच टू पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम पे स्विच करने के बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करना है। तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसके साथ इसकी एचटीएमएल प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमारे पास टैग नेम गिवन है इनपुट टैग। तो हम बाय डॉट टैग नेम यूज़ करके इस टेक्स्ट बॉक्स को लोकेट कर सकते हैं। टैग नेम है इनपुट, तो इसकी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम क्या यूज़ करेंगे, बाय डॉट टैग नेम फाइंड वेब एलिमेंट इनपुट बॉक्स। उसके लिए स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम बाय डॉट टैग नेम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनपुट टैग गिवन है। और यहाँ हम राइट कर देंगे इनपुट जो टैग नेम है। अब वेब एलिमेंट फाइंड करने के बाद हमें टेक्स्ट एंटर करना है। तो टेक्स्ट एंटर करने के लिए हम सेंड कीज मेथड यूज़ करते हैं। तो सेंड कीज और जो भी हमें टेक्स्ट एंटर करना है वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर कर देते हैं, दिस इज टेक्स्ट मैसेज, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यूआरएल ओपन हो गया। देखिए, पहले चेकबॉक्स को हमने क्लिक एक्शन किया, इस चेकबॉक्स को हमने चेक किया, टिक किया। उसके बाद हमने आउटर फ्रेम में, पेरेंट फ्रेम पे हमने टेक्स्ट एंटर किया, दिस इज टेक्स्ट मैसेज। तो इस तरीके से हम नेस्टेड फ्रेम को हैंडल करते हैं और इनर फ्रेम आउटर फ्रेम को एक्सेस करते हैं। फ्रेम 1 के इस इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करने के बाद हमें फ्रेम 2, इस फ्रेम के इस कॉम्बो बॉक्स में हमें कुछ वैल्यू सेलेक्ट करना है। इस कॉम्बो बॉक्स में कुछ वैल्यूज गिवन है, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें इन वैल्यूज में से हमें कुछ वैल्यू सेलेक्ट करना है, हमें अवतार सेलेक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अभी तो करेंटली हमने क्या किया, हमने पेरेंट फ्रेम में हमने इस इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर किया। अब हम क्या करेंगे, हम इस फ्रेम में, इस कॉम्बो बॉक्स में हम अवतार वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस फ्रेम को इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट किया हमने, और इस फ्रेम पे हम स्विच करेंगे। तो इस फ्रेम पे स्विच करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो देखते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स हमारा है फ्रेम 2 में। ये जो कॉम्बो बॉक्स है एनिमल्स कॉम्बो बॉक्स, ये है अवेलेबल, ये प्रेजेंट है फ्रेम 2 में। तो हमें फ्रेम 2 पे पहले स्विच करना है, और फ्रेम 2 पे स्विच करने के बाद हमें इस कॉम्बो बॉक्स को फाइंड करना है, और फिर हमें अवतार, इस वैल्यू को हमें सेलेक्ट करना है। तो फ्रेम 2 पे स्विच करने के लिए हम फ्रेम का आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। आईडी की वैल्यू गिवन है फ्रेम 2, और फिर हम फाइंड करेंगे इस कॉम्बो बॉक्स को, एनिमल कॉम्बो बॉक्स को। तो एनिमल कॉम्बो बॉक्स को भी इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये है एनिमल कॉम्बो बॉक्स का कोड। एनिमल कॉम्बो बॉक्स के साथ भी हमारे पास आईडी वैल्यू गिवन है, इसमें आईडी की वैल्यू गिवन है एनिमल्स। तो हम एनिमल कॉम्बो बॉक्स को फाइंड करने के लिए हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, और आईडी की वैल्यू एनिमल यूज कर लेंगे। और एनिमल कॉम्बो बॉक्स को फाइंड करने के बाद हमें अवतार वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो इन सारे ऑपरेशंस के हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। तो हम एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। तो अभी जो करेंटली हमारा जो ड्राइवर है वो है पेरेंट फ्रेम पे, क्योंकि अभी हमने स्विच किया था पेरेंट फ्रेम, और पेरेंट फ्रेम है फ्रेम 1। और अभी हमें स्विच करना है फ्रेम 2 पे, और फ्रेम 2 अवेलेबल है हमारे डिफॉल्ट कंटेंट में। फ्रेम 2 हमारे मेन पेज पे अवेलेबल है, मेन पेज हमारा डिफॉल्ट कंटेंट होता है। तो हमें पहले क्या करना होगा, डिफॉल्ट कंटेंट पे स्विच करना होगा, क्योंकि अभी हम फ्रेम 1 पे हैं। अभी हम फ्रेम 1 पे हैं, फ्रेम 1 से हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते फ्रेम 2 को। इसीलिए हमें मेन पेज पे पहले स्विच करना होगा। मेन पेज पे स्विच करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं डिफॉल्ट कंटेंट कमांड। तो अभी हम यहाँ पे मेन पेज पे स्विच करेंगे, स्विच टू
डिफॉल्ट कंटेंट या फिर हम इसे मेन पेज कह सकते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट स्विच डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट पे स्विच करने के बाद हमें फ्रेम 2 पे स्विच करना है। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम में हमें यहाँ पे हम फ्रेम का आईडी यूज करेंगे। फ्रेम का आईडी गिवन है फ्रेम 2। फ्रेम 2 पे स्विच करने के बाद हमें कॉम्बो बॉक्स को फाइंड करना है। उसके लिए स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। यहाँ पे हम कमेंट भी लिख लेते हैं फाइंड वेब एलिमेंट एनिमल ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, क्योंकि ड्रॉप डाउन के साथ आईडी एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, बाय डॉट आईडी, और आईडी की वैल्यू गिवन है एनिमल्स। अब जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किए जाते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में सेलेक्ट क्लास यूज करते हैं। तो हम सेलेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इक्वल्स न्यू सेलेक्ट, और यहाँ पे हमें वेब एलिमेंट पास करना है। तो ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड, ये जो वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा उसको हम एक वेब एलिमेंट में सेव कर लेते हैं। और इसका पैकेज भी साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस वेब एलिमेंट को यूज करके हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट, यहाँ पे हम इसको पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। सॉरी, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हमें इसको यूज करना है। अब हमें वैल्यू को सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन में हमें अवतार वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट ये मेथड यूज करेंगे, और हमें जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमारा टेक्स्ट है अवतार, वो हमने यहाँ पास कर दिया, और सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्विच किया डिफॉल्ट कंटेंट पे। फिर डिफॉल्ट कंटेंट पे स्विच करने के बाद हमने फ्रेम 2 पे स्विच किया। फ्रेम 2 पे स्विच करने के बाद हमने ड्रॉप डाउन को फाइंड किया। एनिमल ड्रॉप डाउन को फाइंड करने के बाद हमने सेलेक्ट क्लास यूज करके हमने ड्रॉप डाउन में अवतार वैल्यू को सेलेक्ट की, जिसके लिए हमने सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट मेथड यूज किया वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए। अब ये कोड हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे फ्रेम 2 में अवतार, ये वेब एलिमेंट, ये ड्रॉप डाउन से ये वैल्यू सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम आई फ्रेम्स को हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया फ्रेम और आई फ्रेम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आई फ्रेम को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, आई फ्रेम पे हम कैसे स्विच करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके, हमने ये भी डिस्कस किया। हमने नेस्टेड आई फ्रेम क्या होता है हमने ये डिस्कस किया, और नेस्टेड आई फ्रेम को हम कैसे हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड में। सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हमने इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा। डायनेमिक आई फ्रेम्स को कैसे हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम स्विच करते हैं डायनेमिक आई फ्रेम पे उसका इंडेक्स, फ्रेम का इंडेक्स यूज करके हमने ये भी डिस्कस किया। और सेलेनियम वेब ड्राइवर में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं आई फ्रेम्स को हैंडल करने के लिए, हमने ये भी डिस्कस किया। सेलेनियम वेब ड्राइवर में ये कुछ कमांड्स हैं आई फ्रेम को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले है स्विच टू फ्रेम, जिसमें हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास करते हैं। ये मेथड हम तब यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर हम तब यूज करते हैं फ्रेम पे स्विच करने के लिए जब हमारे पास फ्रेम के साथ आईडी या नेम एट्रीब्यूट एसोसिएटेड नहीं होता है। तो फ्रेम को डायनेमिक फ्रेम्स की हैंडलिंग के लिए हम फ्रेम पे स्विच करने के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। अगर एक वेब पेज पे मल्टीपल फ्रेम्स हैं तो जो फर्स्ट फ्रेम है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो स्विच टू फ्रेम में हम इंडेक्स नंबर यूज करके भी, फ्रेम का इंडेक्स नंबर यूज करके भी हम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्रेम पे स्विच करने के लिए फ्रेम का नेम एट्रीब्यूट या फ्रेम का हम आईडी एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेम के साथ आईडी एट्रीब्यूट या नेम एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है तो इसको यूज करके भी हम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। फ्रेम पे स्विच करने के लिए हम फ्रेम को एज ए वेब एलिमेंट
भी पास कर सकते हैं और फ्रेम को एज ए वेब एलिमेंट यूज करके भी हम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। मेन पेज पे अगर हम किसी फ्रेम पे हैं और हमें वापस अगर मेन पेज पे स्विच करना है, जिसे हम डिफॉल्ट कंटेंट भी कहते हैं, तो मेन पेज पे या डिफॉल्ट कंटेंट पे स्विच करने के लिए हमारे पास मेथड गिवन है सेलेनियम वेब ड्राइवर में, स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट इस मेथड को यूज करके हम मेन पेज या डिफॉल्ट कंटेंट पे हम स्विच कर सकते हैं। अगर हमें पेरेंट फ्रेम को एक्सेस करना है, पेरेंट फ्रेम पे स्विच करना है, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर में मेथड है स्विच टू पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम इस मेथड को यूज करके हम चाइल्ड फ्रेम से पेरेंट फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है सेलेनियम वेब ड्राइवर में आई फ्रेम्स की हैंडलिंग के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम आई फ्रेम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।